उसको निकालते कैसे देखो जरा। एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ बताते नहीं कि कैसे निकालते कॉम्प्लीमेंट्री कलर, बिकॉज उनको लगता है कि आपको बचपन से आता है, ठीक है। पर मुझे पता है आप लोगों को नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक व्हील बनाना पड़ेगा, एक गोलियां बनाओ ऐसा। और गोलियां बना के गोलियां के अंदर 3 रेशा खींचो। रेशा नंबर 1, रेशमा नहीं रेशा, रेशा नंबर 2 आणि रेशा नंबर 3। समझ में आया? अब इसको नामकरण करेंगे, पहले वाले में डाल देंगे वायलेट और इंडिगो एक साथ। पहले वाले में वायलेट इंडिगो एक साथ रख देंगे। सेकंड वाले की बात करेंगे, सेकंड में विप ग्योर, तो ब्लू आएगा नेक्स्ट। ब्लू के बाद क्या आता है, ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या आता है, येलो। येलो के बाद क्या आता है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या आता है, रेड। तो खाली याद रखना, विप ग्योर में वायलेट इंडिगो को एक में डाल दो, बाकी सबको सीक्वेंस वाइज डालना, ठीक है, उल्टा सुल्टा मत डाल देना। ठीक है, विप वायलेट इंडिगो के बाद क्या डाला, ब्लू, ऐसे किया। अब बहुत सिंपल है, अगर मान लो आपका एब्जॉर्ब हुआ है रेड, क्या बोला मैंने, एब्जॉर्ब क्या हुआ है आपका, रेड, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, ग्रीन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, समझ में आया? तो ये एब्जॉर्ब्ड होगा तो दी कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, ग्रीन। समझ में आएगा? सिमिलरली अगर मान लो आपका एब्जॉर्ब्ड ब्लू है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, समझ में आया सब लोग को? वायलेट के लिए क्या मिलेगा, येलो। क्लियर हुआ? कैसे निकालते कॉम्प्लीमेंट्री से, बोलते कलर व्हील, क्या बोलेंगे, कलर व्हील। तो कलर व्हील का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में आपको पूछेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये कुठला कलर है ना दिसतो आपल्याला, तो क्या बोलोगे, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द एब्जॉर्ब्ड वन। क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब हुआ उसका कौन सा मिलेगा कलर, कॉम्प्लीमेंट। जो एब्जॉर्ब हुआ उसका कौन सा मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, एनसीईआरटी में जो चीजें नोट्स में लिख के दी है। तो see this, in coordination compound the color observed is complementary to the color absorbed। समझ में आया? ये कलर व्हील भी बनाया हुआ है, याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कलर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सीएफएसई। कलर कैसे चेंज होता है, जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, जब गैप चेंज होगा उस हिसाब से कलर क्या होगा, चेंज। और सीएफएसई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, लिगैंड पे। किस पे डिपेंड करेगी, लिगैंड पे। बोलो बेटा क्या हुआ, स्वामी नहीं, क्या डाउट है, बात कर रही थी, बोला डाउट है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखना भैया। कलर किस पे डिपेंड करेगा आपके, कि कितना लिगैंड का गैप है, लिगैंड की स्ट्रेंथ कितनी, जितनी लिगैंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी सीएफएससी का गैप क्या होगा, बड़ा। जितना गैप बड़ा होगा उतना कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा। यस, देखो जरा, करो क्वेश्चन सॉल्व। ए क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो। एक ये कंपाउंड दिया है, एक बी दिया है, एक में से एक वायलेट है, इनमें से एक ग्रीन है, बताओ जरा कौन सा क्या रहेगा। इतना टाइम थोड़ी लगता है। सॉल्व करना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व। ए वायलेट आ रहा है क्या, और बी क्या आ रहा है, ग्रीन, कि दोनों में वायलेट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पता लगाएंगे। अब मेरी बात सुनो, अमोनिया और वाटर है क्या, यस। तो मेरे को बताओ स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है, अमोनिया या वाटर। अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, आपको लिगैंड के बताया था स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एक बार सिंचैन क्लास से फरार याद है आप लोगों को। हाँ, तो मेरे को बताओ, सबसे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग है क्या, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वहां पे बताओ स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज्यादा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो वेवलेंथ कौन से कलर की कम होती है, वायलेट या ग्रीन, वायलेट की। वायलेट की कम होती है वेवलेंथ और एनर्जी ज्यादा होती है, तो वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, तो ये वायलेट आएगा और ये क्या आएगा, ग्रीन। नहीं समझ में आया? अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सब समझ में आएगा। क्लियर?
अब बढ़ेंगे आगे, देखो एक और, पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूँ। हाँ बताओ। ए, बी, सी, किसका कौन कौन सा कलर है? मत पढ़ो यार, छोड़ दो। क्या है बताओ? ए का वायलेट आ रहेगा, बी का डार्क ब्लू, और सी का, आया सबको समझ में? हाँ तो देखो जरा, इसमें तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ईएन, इसमें दो स्ट्रॉन्ग और एक वीक आ गया क्या? और इसमें क्या बोलते हैं, एक ही स्ट्रॉन्ग और बाकी चारों के वीक है, सही है। तो ऐसे कलर चेंज होंगे, तो पहले वाले का वायलेट, फिर नेक्स्ट वाले का डार्क ब्लू, फिर नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? समझ में आया सब लोग को? तो ये बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं, कर लोगे सब लोग? अब कलर का रीजन क्या होता है, देखो कलर में मेन रीजन आता है लिगैंड्स का होना, क्लियर हो गया? लिगैंड्स होने से ही कलर आएगा, क्या बोला मैंने, लिगैंड्स होने से ही। लिगैंड नहीं होंगे तो स्प्लिटिंग होगी क्या? नहीं। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर आएगा क्या? नहीं। तो देखो जरा यहाँ पे पे अटेंशन, सुनो। सिर्फ टिटेनियम प्लस 3 क्या हो जाएगा? कलरलेस। समझ में आएगा? इधर गया, ओके ये इधर आ। हाँ, सी दिस। अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे टिटेनियम +4 है, तो यहाँ पे +4 में देखेंगे तो 3D0 है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। परंतु ये वाला कंपाउंड देखो, 3D1 है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कलर्ड। क्लियर हो गया क्या? तो अगर डी में 0 है तो क्या होगा? कलरलेस। और डी में अगर क्या बोलते हैं 1 है तो क्या होगा? कलर। 1 से लेके 9 के बीच में। तो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, करो ट्राई। हाँ बताओ, दोनों ट्राई करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पहला वाला क्या आ रहा है बताओ जरा? सेकंड वाला कलर्ड। पहले वाले में D0 आ रहेगा, और नेक्स्ट वाले में क्या आ रहा है? D2। D2 आ रहा होगा, सही है, तो कलर्ड आ जाएगा। समझ में आया सब लोग कैसे निकालना है? हम्म।
अब कलर का एग्जांपल देखो। अगर मान लो टिटेनियम दिया हुआ है, यहाँ पे टिटेनियम में 3D1 है तो कलर्ड है। बट अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर उड़ जाएगा। अरे लिगैंड मेटल तो ऐसे ही रहता है, वाटर उड़ जाता है। वाटर उड़ने के बाद क्या बचेगा? है ना, सिर्फ नॉर्मल मेटल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो लिगैंड होने से ही कलर आता है, अगर लिगैंड को हटा दोगे तो कलर आएगा नहीं। बिकॉज लिगैंड ही नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ टिटेनियम+3 ना, तो इस पे कोई कलर आएगा क्या? नहीं। बिकॉज इसके अंदर कोई लिगैंड ही नहीं, तो स्प्लिटिंग होगी क्या? नहीं। स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा। तो याद रखना, रिमूवल ऑफ लिगैंड विल लीड टू कलरलेस, है ना। अगर जब तक लिगैंड है तब तक कलर रहेगा, लिगैंड जाने के बाद कलर चला जाएगा, बिकॉज लिगैंड से स्प्लिटिंग हो रहा था। स्प्लिटिंग होने के बाद ही देखो, लिगैंड आएगा तभी क्या होगा? डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे। स्प्लिट होंगे तभी क्या होगा? डी ट्रांजिशन। अगर डी ऑर्बिटल सारे सेम ही लेवल पे रहेंगे तो कौन सा ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। तो लिगैंड के होने से कलर होता है, समझ में आएगा? ये याद रखना। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे भैया कॉपर सल्फेट के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल से बहुत काम के हैं। कॉपर सल्फेट अनहाइड, इसको बोलते हैं अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या बोला? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब उसमें पानी ना हो। ठीक है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये क्या है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? स्वराज इधर ध्यान दो, अरे ओ गनमैन इधर देख, नालायक। देखो, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने पानी डाला, वाटर डाला, वाटर लिगैंड से एक्ट करेगा। तो पानी डालने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? कॉपर और वाटर का सल्फेट, कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर सल्फेट, समझ में आएगा? इसका कलर कैसा होता है तुम्हारा? ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर का। समझ में आया सब लोगों को? बिकॉज कॉपर पे +2 का चार्ज है। कौन सा चार्ज है? +2। और यहाँ पे वाटर में, वाटर एज ए लिगैंड लग गया, तो यहाँ पे कलर कौन सा आया? क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्राना पेन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड। बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉपर के साथ 4 पानी अंदर, एक सल्फेट बाहर और एक पानी बाहर। समझ में आएगा? एक कौन सा कंपाउंड होता है ये तुम्हारा? जो है एक ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। देखो, कॉपर के साथ 4 वाटर लगे, है ना, और एक सल्फेट बाहर ही है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। नॉर्मली सिर्फ कॉपर सल्फेट होता है, उसमें पानी डाला तो कितने पानी ऐड हो जाते हैं इसमें? 5। 5 में से 4 किस में जाते हैं? लिगैंड जैसे, और एक लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। कैसे लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो मैंने लिख के रखा है 4 वाटर और बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड एक वे कैसा होता है तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको नींद आ रही, उठा लास्ट को, तू खड़े हो जबरदस्त होते हैं। आई नो थोड़ा बोरिंग एग्जांपल्स है बट याद रखने पड़ेंगे, सॉरी, खड़े हो जाओ। हाँ, ध्यान से सुनो। कॉपर सल्फेट जो होता है तुम्हारा, ये अभी यहाँ पे लैब में यार फालतू कॉपर सल्फेट लेके रखते हैं, तो मैं तुमको लैब ला के दिखाता तुमको। अरे इसका ऑडियो ऑन किया ना, हाँ, दिखाता हूँ, फोटो वीडियो दिखा दे, बच्चे लोग को सब कुछ समझ में आता है। बेवड़े बच्चे को समझते नहीं है। आज इतने बच्चे ऑनलाइन कैसे हैं? तो इधर ही बैठे हैं? नहीं, इधर नहीं बैठे हैं। वैदई ऑनलाइन है, मधुरा ऑनलाइन है, ओम ऑनलाइन है, रुचिता ऑनलाइन है, कृष्णा तो यहाँ पे। देखते जाओ। तो अभी मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन ना, इधर देखो, पे अटेंशन।
मग कॉपर सल्फेट अनहायड्रस कसा असतो? कलरलेस, म्हणजे व्हाईट कलर. कळलं सगळ्यांना? याच्यावर पाणी टाकलं, मग पाणी कसं ऍक्ट करतो? ऍज अ लिगॅन्ड. मग काय बनणार? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. काय बनणार? कॉपर सल्फेट, है ना? बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बट उसको एक्चुअली कैसे लिखेंगे हम लोग? कॉपर के साथ कितने वाटर रहेंगे? 4 लिगैंड जैसे। सल्फेट बाहर लगेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो मैंने लिख के रखा है, इसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जो बाहर लगा होता है ना डब्बे के बाहर पानी, तो जो डब्बे के बाहर पानी लगेगा उसको क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल कैसे लगे होंगे? आपको पूछेंगे, एग्जाम में सवाल आता है, ये पहले भी जेई में आया हुआ सवाल है। एग्जाम में एक सवाल आया था, कॉपर के साथ 4 वाटर, ऐसा दे देंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में चारों वाटर मॉलिक्यूल कैसे लगे होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आपको याद रखना है भैया, 4 कैसे लगे होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और एक कैसे लगा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर हुआ क्या? तो इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखो भैया। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 4 कहाँ लगे होते हैं? अंदर, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और एक लगा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बाहर। याद रहेगा सब लोग को? बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जाम्पल है उस कलर का। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी देख लो, ये तो ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ, देखते जाओ भैया. इथे काय दिलेलं आहे? निखिल दिलेला आहे. आणि निकेलवर किती लिगँड्स लावलेले आहे? 6 वॉटर मॉलिक्यूल. बरोबर का? हा. मग कसा रंग आहे याचं? हिरवा. बरोबर. मग हिरवा रंग कलर का एक निकेल है. अब इसमें मैं क्या करता हूँ? एक ईएन लगाता हूँ, एक दूसरा लिगैंड देता हूँ ईएन। मतलब इनमें से कोई तो एक वो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता हूँ, उसकी जगह पे क्या लगा दूंगा? ईएन। तो मैंने देखो जरा, एक ईएन की डेंसिटी क्या होती है? बाइडेंडेड। तो एक ईएन आएगा तो कितने वाटर रिप्लेस होंगे? 2। तो यहाँ पे देखो 2 वाटर रिप्लेस हो गए, एक ईएन आ गया। क्या दिखता है क्या सब लोगों को? नहीं दिखता? अरे इधर 6 देना। 6 वाटर में से क्या होगा? 2 वाटर चले गए और एक क्या लग गया? ईएन। ईएन मतलब इनो नहीं है ये। ठीक है, ईएन मतलब क्या होता है? इथिलीन डायमीन। क्या होता है? इथिलीन डायमीन। तो एक इथिलीन डायमीन लगे और 4 क्या बच गए? वाटर। अब मेरे को बताओ, इथिलीन डायमीन कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? वाटर से स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग लिगैंड आने से क्या हो जाएगा बताओ जरा? स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। स्प्लिटिंग बढ़ने से एनर्जी का क्या होगा? बढ़ जाएगी। और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो ग्रीन से आप ब्लू की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ कम हो गई क्या? तो देखो जरा, जब आपने स्ट्रांग लिगैंड ऐड किया तो वेवलेंथ कम हो गई। फिर मैं एक और ईएन ऐड करता हूं, तो अब 2 वाटर मॉलिक्यूल और रिप्लेस हो गए और 2 ईएन हो गए। अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो लाइट ब्लू, प्लेन पेल ब्लू, मतलब लाइट ब्लू होता है। ठीक है, पेल मतलब फेंट। पेल का मतलब क्या होता है? फेंट। एकदम ही लाइट ब्लू, ठीक है, फीका। ठीक है, पेल ब्लू, उसका क्या हो जाएगा? डार्क ब्लू या पर्पल। मैं एक और ईएन डाल दूंगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वायलेट। समझ में आएगा? याद रहेगा सब लोगों को? तो जैसे जैसे मैं ईएन स्ट्रॉन्ग लिगैंड ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड ऐड करने से क्या होगा? कलर क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोर टुवर्ड्स द वायलेट, मोर टुवर्ड्स द वायलेट। क्लियर हुआ? तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेन मेन एग्जांपल यही थे। एक तो ये निकेल वाला एग्जांपल, एक ये वाटर वाला एग्जांपल था। ये आपको याद रखने 2 मेन एग्जांपल होते हैं। अब बात करेंगे कलर ऑफ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स बोले तो जेम्स की बात नहीं कर रहे। तुम बोलोगे सर जेम्स तो कलरफुल होते हैं वो। ठीक है, जेमस्टोन्स की बात करेंगे। 2 जेमस्टोन्स मेन होते हैं, आपको याद रखने हैं, रेड रूबी और एमरेल्ड। एमरेल्ड का कलर ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है? ग्रीन। रूबी का कलर क्या होता है? रेड। दोनों इसमें, इसमें रूबी में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और साथ में जो है क्या बोलते हैं? क्रोमियम होता है। क्या होता है? और क्रोमियम जो होता है इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा। क्या होगा? और वो डीडी ट्रांजिशन कैसे कलर क्या आता है? रूबी का रेड। तो आपको पूछेंगे रूबी का कलर रेड क्यों होता है, तो क्या बोलोगे? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। समझ में आया? डीडी ट्रांजिशन किस में होता है? क्रोमियम में। किसमें होगा? तो आपको पूछेंगे भैया, मैं आईसीटी में जब गया था, तो आईसीटी के अंदर मेरा जब इंटरव्यू था तो मुझे ये सवाल पूछा था आईसीटी के इंटरव्यू के अंदर। जब मेरे को है ना वहाँ पे, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे को जो है पूछा था कि भैया बताओ, रूबी का जो कलर होता है वो क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ये था, तो मैंने बोला रेड होता है। तो फिर उन्होंने पूछा रेड कलर क्यों होता है। तो मैं और मेरे साथ एक और लड़का बैठा था, उसको भी पूछा, तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया। उसने बोला कि सर वो नेचुरली उसका कलर रेड होता होगा। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर उसमें क्या बोल सकते हैं? डीडी ट्रांजिशन होता है। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि नेक्स्ट बताओ, डीडी ट्रांजिशन के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, अंदर कौन सा मेटल होता है? तो कौन सा होता है? क्रोमियम। मैंने ये भी बताया क्रोमियम होता है। तो फिर उसके बाद जो है उसके मेरे को 10 मार्क्स मिले थे क्वेश्चन के। ऐसे तो ऐसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यस, मेरे को 95 मिले थे उस वाले इंटरव्यू के अंदर पूरे। 5, एक क्वेश्चन मेरा चूक गया था। क्लियर है? उसका भी रीजन ये था कि
क्या हुआ था, कुछ तो ऐसे मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया था। कैलकुलेशन में गड़बड़ होने की वजह से आंसर चूक गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखो। क्या पता कब ये आप कौन बनेगा करोड़पति में बैठ जाओ और आपको कोई पूछ ले रूबी का कलर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सही है। तो रूबी का रंग रेड होता है, क्यों होता है? रूबी मतलब कोई लड़की का नाम नहीं, लड़कियों के भी नाम रूबी होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? मुस्लिम्स में यूजुअली रूबी नाम होते हैं लड़कियों के, रूबी ना रूबी भी, ठीक है। बट वो रूबी रेड है कि नहीं पता नहीं, बट ये वाली रूबी रेड है। इसका ध्यान रखना। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, साथ में क्या होता है? क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। क्लियर है? एमराल्ड का कलर भी ग्रीन होता है, उसमें भी क्या होता है तुम्हारा? क्रोमियम। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, इसमें भी डी ट्रांजिशन होता है। क्लियर हो गया? बट इसमें एक स्पेशल चीज होती है एमराल्ड में, इसमें ना बेराइल का एक कंपाउंड होता है, वो मैंने जेई वालों नीट वालों को पूछते नहीं इसलिए लिखवा के नहीं दिया है। तुम लोगों को काम आ जाएगा, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको। बेराइल का एक कंपाउंड होता है, कभी डिटेल में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? एनसीईआरटी में मैं बताता हूँ, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोलोगे उसमें मिल जाएगा। सी, ये सब मैंने करवा दिया आपको, अभी किया ना हम लोगों ने। H2O डाला है, सभी सब करा दिया तुमको, ठीक है। हाँ ये देखो, इन एमराल्ड क्रोमियम +3 आयन ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल साइड। एमराल्ड में क्या होता है? ए नालायक जनता, ध्यान दो। इन एमराल्ड क्रोमियम +3 आयन ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल साइड्स इन द मिनरल बेराइल। तो बेराइल नाम का एक मिनरल होता है, उसके अंदर होते हैं, ये आपको रेडॉक्स में पढ़ाया होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, बेराइल का। तो ये बेराइल होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना बस, खाली और कुछ नहीं है। तो ये इधर से पढ़ना चाहते हो, ये एमराल्ड होता है, ग्रीन दिखता है, रूबी रेड दिखती है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। ये तो वो लग रही है, ऑरेंज बर्फी लग रही है उसकी, नागपुर वाली। और ये पेठा लग रहा है आगरा का। पार्टी नहीं, तंबाकू खाओ खुश रहो। कोई पार्टी नहीं है। पार्टी तुम लोग पास आउट हो जाते देते हैं, पास आउट होने वाले बच्चे को। जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, पास आउट होने के बाद तुम लोग आओगे, मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि तुम अच्छा लेके आओ मार्क्स एंड ऑल, उनको पार्टी देंगे, तो दिया उनको। है ना? जो देखो, निकिता थी, निकिता से और क्या नाम था, निकिता थी, और उस वक्त पे और कौन कौन थी, ऐश्वर्या सतारकर, ये लोग सब लोग थे। ये लोग को मैंने बोला था कि तुम लोग लेके आओ। है ना? और कौन कौन थे उस वक्त पे? हर्षल था, हर्षल आगरे। फिर और कौन कौन था उस वक्त पे? ललित बोराड़े। ये लोग को बोला था, दो जेई वालों को, दो नीट वालों को। आप लोगों को जो है, जो लेके आओगे उनको मुंबई का टूर लेके जाऊंगा। मुंबई में जो खाना है, जो पीना है, जैसे घूमना है घूमो। फुल डे, 1 डे मुंबई टूर। ठीक है। जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको, तो 2 जेई के, 2 नीट के दे दें। ठीक है। हाँ, नीचे के टॉपर्स के लिए आ जाओ, मिलने मिलने आ जाना, गोविंदास में खिला देंगे कभी कुछ। ठीक है। ये मैंने बोला था। तो अब लेके आओ टॉप, आप लेके आओ आईआईटी क्रैकर और एनआईटी क्रैकर लेके जाता हूँ, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने बोला था आईआईटी एनआईटी जाओगे आप तो मैं आपको घुमा लेके जाऊंगा, मेरे तरफ से पूरा सब। ठीक है। निकिता को आईआईटी बॉम्बे मिला, उसको घुमाया, राज और क्या बोल सकते हैं, इसको हर्षल को एनआईटी दिल्ली मिला। तो ऐसे तुम लोग लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल, आईआईटी कराची। पीआईटी, पीआईटी कराची। पाकिस्तान में क्या होता है, पीआईटी होता है क्या सही में? देखो तो पता होगा, होता है नहीं होता? पीआईएस। ये तुझे तेरे को पता होगा ना? तेरे को पता नहीं वहां क्या होता है? बच्चे बोले तो वहां से भाग के आई है, तारों के नीचे से। ठीक है, समझ में आया। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, इसके एग्जांपल बता दिए सब कुछ। तो यहाँ पे कलर, अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी की। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी वैल्यू, उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो भैया, छप छप छिप छिप तो करो मत। वो भी इसमें दिया नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी ना आया कौन है। हाँ, ये वाला बताना भूल गया तुम लोग, ये ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताना भूल गया था। सी, मैं क्या बताता हूँ, ध्यान सुनो। ये मैं बताना भूल गया, आई थिंक सो नोट्स में है कि नहीं देखना पड़ेगा, नोट्स में मैंने लिख के दिया है।
ये हो गया था ना आप लोग का? ठीक है, अब सुनो, इसके बाद आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, वो करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, डेल्टा ओ एंड डेल्टा पी का। अगर आपके डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा पी से, समझ में आया? डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन डेल्टा पी। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, क्या है ना, यहाँ पे क्या होगी? पेयरिंग। ऐसे केसेस में पेयरिंग होती है। अब पेयरिंग जहां पे होती है उसी को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोलते हैं क्या? यहाँ पे पेयरिंग होगी। ये कौन सा केस होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का। और जहां पे आपका वीक फील्ड लिगैंड होगा, तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, या उल्टा लिख सकते हैं। चल जा कंजरिया। डेल्टा ओ की एनर्जी कम होती है, पेयरिंग की ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, दो चीजें याद रखना, ध्यान सुनो कैसे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड दिया, वीक फील्ड लिगैंड दिया है। आपको ऐसे बोल देंगे, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान सुनो क्या बोलता हूँ। एक क्वेश्चन ये आएगा, D4 लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऐसा रहेगा। बताओ CFSC निकालो जरा, रफ में निकालो। D4 SFL। स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्या आएगा? -1.6 आ रहेगा। एक पेयरिंग आ रहा है, समझ में आया? हाँ। एक तरीका इसको लिखने का ये, एक तरीका लिखने का, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देगा, D4 दे देगा, ठीक है, और D4 देने के बाद लिख देगा डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा पी। ऐसा नहीं लिखेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, क्या लिखेगा? डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा, सॉरी डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, ऐसा लिख देगा। इसका मतलब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, इसका मतलब भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। मैंने लिख के दिया ना यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है? जब डेल्टा ओ ग्रेटर का होता है पी से, उसे भी कब लेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझ में आएगा? तो आपको है ना एग्जाम में या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख देंगे या तो इसको लिख देंगे, समझ में आएगा? मतलब सेम होता है। वीक फील्ड नहीं तो ये लिख देंगे। क्लियर? अब इसको कैसे याद रखना है, याद कैसे रखते हैं, ध्यान सुनो। अगर पेयरिंग की एनर्जी कम लग रही है, पेयरिंग में एनर्जी क्या लग रही है? कम, तो फिर पेयरिंग करेंगे। देखो दो चीजें हैं आपके पास। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, 5 D ऑर्बिटल होते हैं, सही है? 5 D ऑर्बिटल में दो ऊपर है हमारे पास और 3 नीचे है क्या? बस। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये नालायक को इधर देखो, तंबाकू गैंग। 3 भरे, 3 भरने के बाद क्या होगा? अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक तो ऊपर भेज दो, एक है पेयरिंग करा दो। समझ में आएगा? तो देखो जरा पेयरिंग का क्या होता है, ध्यान से लो। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये गैप क्या है? बहुत ज्यादा। इसे ये जो डेल्टा ओ का जो गैप है, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी लगेगी। तो प्रेफर क्या करेगा, है ना, अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, डेल्टा ओ का गैप बहुत ज्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पेयर होने के लिए। किसके लिए? समझ में आएगा? बट अगर ये डेल्टा ओ का गैप छोटा है तो फिर पहले कहां जाएगा? ऊपर। पहले कहां जाएगा? तो याद रखना भैया, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत क्या है? बड़ी। किससे? पेयरिंग से। किससे? पेयरिंग से। तो डेल्टा ओ मतलब ऊपर जाने, ये गैप बहुत बड़ा है तो ऊपर जाने में इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? एनर्जी ज्यादा। तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग। क्या करेगा? तो अगर पेयरिंग की एनर्जी कम है तो फिर क्या पसंद करेगा? पेयरिंग। पेयरिंग कहाँ पे होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। समझ में आएगा? बट अगर मान लो ये गैप छोटा है, ये गैप क्या है? छोटा। मान लेते हैं हम इसको ऐसा कर देते हैं, ये गैप छोटा छोटा कर देते हैं यहाँ से, ये गैप ऐसे कर लेते हैं हम लोग, छोटा कर लेते हैं। अब ये गैप छोटा है क्या? हाँ। तो गैप छोटा हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा? ऊपर जाना। तो अगर डेल्टा ओ तुम्हारा जो है क्या बोल सकते हैं, छोटू, और पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लगती है, पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो फिर क्या करेगा? इसको बोलेंगे वीक फील्ड का केस। क्या बोलेंगे? तो याद रखना भैया, तो अगर पेयरिंग वीक, पेयरिंग कम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब पेयरिंग ज्यादा है तो weak field। समझ में आएगा? ऐसे याद रखने का। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये मैंने आई थिंक नोट्स में नहीं लिख के दिया था, आप लोग नोट डाउन कर लो उसको। CFSC में लिख दो, CFT में जहां पे अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखा ना, उसमें कहीं तो लिख दो साइड में नोट बना के। वो आपने केसेस किए थे ना, D1 D2 D3 D4 वाले, उधर साइड में कहीं लिख दो आगे, छोटू सा ये लिख दो फटाफट।
लिखा के सब लोगों ने? यस, अब बढ़ते हैं आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ, देखो जरा। तो ये एक चीज को याद रख लेना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे। पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तुमको आई थिंक से मैंने करवाए थे क्वेश्चंस, ये सब तो करवाए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी वैल्यू बड़े अच्छे हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। मैंने एक ही पेज में चारों फैक्टर लिख दिए हैं। सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, समझ में आया? जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा सीएफएससी क्या रहेगी? ज्यादा। चार फैक्टर है, चारों में से तीन कांस्टेंट होंगे, एक चेंज होगा, याद रखना। तीस तो सब चेंज नहीं होंगे एक साथ। चार फैक्टर में से क्या होंगे तुम्हारे, है ना, तीन कांस्टेंट रहेंगे, एक क्या होगा? चेंज। जो चेंज होगा वो देखना है। सबसे पहला है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो सीएफएससी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कोबाल्ट पे +2, यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या? +3। बाकी सब सेम है, लिगैंड सेम है ना, बाकी है ना, मेटल भी सेम है, ठीक है, खाली चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा, है ना, ये चार्ज। यहाँ पे +2 +3, तो +3 वाले की क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या आएगी? ज्यादा। सीएफएससी वैल्यू ज्यादा आएगी। सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे डी ऑर्बिट, डी सीरीज। डी सीरीज की बात करेंगे, डी सीरीज देखो जरा। अगर मान लो भैया ऑक्सीडेशन नंबर सब कुछ सेम है, पर चेंज क्या हो रहा है? मेटल। ये 3D सीरीज का है क्रोमियम, और ये मॉलिब्डेनम 4D सीरीज का, और टंक्शन किसका है? 5D सीरीज का। सही है क्या? बाकी सब सेम है, देखो लिगैंड भी सेम है ना, और साथ में चार्ज भी सेम है, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, चार्ज भी सेम आ रहा है, लिगैंड भी सेम आ रहा है, ज्योमेट्री भी सबकी क्या है? वही सेम ज्योमेट्री है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जरा, ये क्रोमियम कौन सा? 3D सीरीज का, ये कौन सा? 4D सीरीज का, ये कौन सा? 5D सीरीज का। तो जितना ज्यादा डी सीरीज बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है सीएफएससी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। 5D की सीएफएससी ज्यादा होती है, टंक्शन की ज्यादा, फिर इसके समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में स्क्वायर प्लेनर हमेशा ज्यादा रहेगा, डेल्टा एसपी, स्क्वायर प्लेनर ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट में टेट्राहेड्रल। तो देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा, निकेल है ना, तो यहाँ पे देखो जरा, निकेल के साथ ये कौन सा है तुम्हारा? स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर की हमेशा डेल क्या बोल सकते हैं, सीएफएससी ज्यादा आती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की, और फिर टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। लास्टली बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ज्यादा ये पूछेंगे। ये बाकी तीन इतने फालतू है, कोई पूछता नहीं है, आप आई डोंट नो क्यों पढ़ाते हैं, बट पढ़ा दे, एडवांस में आ जाते तो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड रहेगा सीएफएससी वैल्यू करेगी उतनी ज्यादा। जैसे यहाँ देखो, हम ये ओके उल्टा लिख दिया, अमोनिया की ज्यादा होती है, इस ईएन की ज्यादा होती है, इन कनाडा कोलंबो। उल्टा लिखना है, इसको उल्टा कर देना, ठीक है, गलत हो गया, चूकी सा हो गया, याद रखना, बाद में मेरे से लड़ना मत आगे। गलत लिख दिया, ठीक है, इसको उल्टा कर देना, समझ में आया? किसकी ज्यादा होती है तुम्हारी? ईएन की ज्यादा होती है, उल्टा कर देना, ठीक है, इसको ये गलत लिख दिया। कर लोगे सब लोग? ऐसे फालतू से क्वेश्चन आते हैं सीएफएससी के, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। तो मेन मेन जो भी था है ना, सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है हमारी। इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे, लिमिटेशन पढ़ के, एक दो लिमिटेशन से छोटे मोटे गलतियां, और सीएफएससी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कल से बचेगा मेटल कार्बोनिल, एक लेक्चर जाएगा। बोल बेटा, क्या डाउट है कुछ? नहीं। मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे, मेटल कार्बोनिल में एक लेक्चर जाएगा तुम लोग को सिनर्जेटिक बॉन्डिंग पढ़ाने में, या मेरे हिसाब से आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर हो जाएगी। एंड देन लास्ट बचते आप लोग एप्लीकेशंस। क्लियर है? तो कल आप लोग एप्लीकेशन और मेटल कार्बोनिल कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में जो है मेजर पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा आइसोमेरिज्म। क्या बचेगा? आइसोमेरिज्म, वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है इस पूरे सीएफएससी का, ठीक है, पूरे का, सॉरी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसके 3 4 दिन जाएंगे हम लोग को, तो अलग से हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। बट कल मेजर सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, एक ही टॉपिक बचता है ना, आइसोमेरिज्म, उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान सुनो, लिमिटेशन सुन लो। लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, नालायक जनता सुनो। ये चप चप चिप चिप मत करो, बस 5 मिनट का बचा है, 5 मिनट्स में एंड हो जाएगा। सी, सीएफएससी की कुछ लिमिटेशंस है, या खुद लिख के आ जाओगे, खुद पढ़ लोगे? 2 मिनट सुनो ना, फिर ना बदतमीजी क्या करते हो, सुनो ना। ठीक है, दो ही लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, ध्यान से सुनो। पहला लिमिटेशन ये है कि भैया, यहाँ पे सीएफएससी के अंदर देखेंगे, वो ये है कि डाटा का इंटरप्रिटेशन की बात के बारे में देखो जरा। क्रिस्टल फील्ड थियरी है ना, क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब तो अच्छे से बताता है, बट क्या बोला है, हावेवर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इधर लिगैंड का अजम्पशन का। देखो जरा, अगर हम देखेंगे तो सीएफएससी में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। दो ही क्या बोल सकते हैं गलतियां हैं इसकी सीएफएससी की, ध्यान से सुनना, है ना। एक तो एकदम फालतू ही है, तो वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। एक इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, तो एक ही गलती आपको याद रखनी है, ध्यान सुनो। ये क्या बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, यहीं पे पढ़े आपने, वीबीटी में कहीं पढ़ेगा नहीं, खाली सीएफएससी में पढ़े, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़े कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होता है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट क्यों हुआ बताओ जरा, कौन स्प्लिट कराया? लिगैंड्स। लिगैंड्स के अंदर से, लिगैंड्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
और हमारे डी ऑर्बिटल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन, और रिपल्शन से क्या होगा, स्प्लिटिंग। तो अगर स्प्लिटिंग होती है रिपल्शन की वजह से, तो रिपल्शन ज्यादा किस में होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव में ज्यादा होगा। तो जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जिस लिगैंड पे क्या होगा ज्यादा, उसमें ज्यादा रिपल्शन, उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होनी चाहिए। तो नेगेटिव वाले जो लिगैंड्स है वो उसमें ज्यादा क्या होना चाहिए, स्प्लिटिंग। बट हम लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव वाले लिगैंड जो है क्या बोल सकते हैं, उनमें ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं, सबसे ज्यादा किसमें होती है, कार्बोनिल में। वो तो न्यूट्रल है, सही है ना। तो हम देखते हैं नेगेटिव वाले जो उनमें कम होती है, और न्यूट्रल वालों में क्या होती है, ज्यादा। तो ये तो उल्टा हो गया ना। स्प्लिटिंग आइडियली किसमें ज्यादा होनी चाहिए थी, नेगेटिव वाले लिगैंड्स में। जब मैंने आपको सीरीज लिखवाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया, देखो जरा पे अटेंशन, देखो सारे नेगेटिव वाले कम कम है ना, नेगेटिव वाले देखो ना कितने कम कम है। और देखो जरा ये न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल वाले ज्यादा एंड में, हायर एंड में न्यूट्रल वाले। और क्या बोल सकते हैं, ये लोअर एंड में दिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, मतलब इनकी वैल्यू कम है। जबकि उल्टा होना चाहिए था, जो नेगेटिव वाले उनके अंदर स्प्लिटिंग होनी चाहिए थी ज्यादा। तो फिर उसका रीजन कुछ दे नहीं पाता कि लेन आके क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग हुई कैसे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये याद रखनी है आप लोगों को। ये एक प्रॉब्लम याद रखनी है। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, सी दिस। However, from the assumption that ligands are point charges, ligand क्या है, point charges, it follows that anionic ligand should exert the greater splitting effect. anionic ligand मतलब जो नेगेटिव ligand है, इसको नींद आ रही, ब्लू टी शर्ट को उठाओ, ठीक है। अब जो जिनके ऊपर क्या anionic ligand है, उसके अंदर स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा। तू बेटा तू, हाँ, तेरे को नींद आ रही है, यस, ग्रेटर। बट तो हमने क्या देखा था, एनायनिक लिगैंड आर एक्चुअली फाउंड एट द लोअर एंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक गलती समझ में आई सब लोगों को, ठीक है। सेकंड क्या है कि क्या बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताता नहीं। अब देखो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके अंदर कुछ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बताता नहीं। तो दो ही गलतियां हैं। पहली बात तो लिगैंड के स्ट्रेंथ के बारे में कोई फिक्स अच्छे से बताया नहीं, क्योंकि नेगेटिव लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, और न्यूट्रल लिगैंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके बारे में कुछ बताता नहीं है। और बताता है कि क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बताता ही नहीं बॉन्ड के अंदर, कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितने, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होंगे, वो बताता नहीं। तो ये दो गलतियां थी, वो दो गलतियां बताती। उसके बाद नेक्स्ट दो थियरी आएंगी। नेक्स्ट कौन सी थियरी, एलएफटी और एमओटी। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा एक पॉइंट लिखा है जो आपको याद नहीं रखना, बट सिर्फ पढ़ना है आपकी खुशी के लिए। दीज आर सम ऑफ द वीकनेस ऑफ सीएफटी विच आर एक्सप्लेन बाय लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो इनकी जो वीकनेस है उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, लिगैंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। तो आप लोगों के क्या बोल सकते हैं, 12वीं के लिए, 11वीं के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलएफटी और एमओटी, सीएफटी थी, तो सीएफटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम लोग के अभी लास्ट बचता है मेटल कार्बोनिल्स और एप्लीकेशन, जिसमें कल लेक्चर होगा, तो कल हमारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम। फिर एक आइसोमेरिज्म में एक अलग सा टॉपिक है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ग्राउंड ना करेंगे, शायरी आज नहीं। शायरी बहुत बहुत सुना दी तुम लोगों को कल, आज को शायरी नहीं, कुछ नहीं।